गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप घर पर स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज आपको कक्षा 10वीं के अंदर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना उत्साह ये करवाई जा रही है। इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिनका जन्म बंगाल के अंदर महिषादल में हुआ था और सन 1899 में उनका बचपन काफ़ी कठिनाइयों में बीतता था, क्योंकि जन्म लेने के उपरांत ही माता पिता का देहांत हो गया। फिर इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने उनका पालन पोषण किया, जैसे चाचा ताऊ या बुआ फूफा आदि। लेकिन धीरे धीरे उन सब का भी समय के अनुसार देहांत हो गया। इस प्रकार से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी मात्र 9वीं कक्षा तक ही अपनी पढ़ाई पूरी कर पाए थे और उनका भरपूर जीवन बड़ी कठिनाइयों में बीता। उन्होंने जब शादी की थी तो शादी के मात्र 2 वर्ष के उपरांत ही, अर्थात एक पुत्री ने जन्म लिया था सरोज ने, और उसके उपरांत ही उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। जब सरोज की शादी कर दी गई तो सरोज अपनी शादी के 2 वर्ष बाद वह भी चल बसी थी। इस प्रकार से निराला जी का जीवन बिल्कुल कठिनाइयों में बीता। वे अपनी पुत्री के मृत्यु के कारण काफ़ी शोक से ग्रस्त हो चुके थे और मात्र 62 वर्ष की उम्र के अंदर उनका देहांत हो गया था, अर्थात 1961 में उनका देहांत हो चुका था। फिर भी उन्होंने 62 साल की छोटी सी उम्र में ही काफ़ी कुछ लिखा था, जिसमें उन्होंने प्रकृति पर बहुत कुछ लिखा है। यह जो कविता है उत्साह, इसके अंदर कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब हमारा देश गुलाम था और देश के उन लोगों की ओर उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं जो देश की आज़ादी के बारे में सोए हुए थे, जिन्होंने भरपूर अपना योगदान नहीं दिया था। तब कवि ने उनको संबोधित करते कहा उत्साह, अर्थात कवि ने प्रकृति को भी संबोधित किया है कि हे बादल, आप गरजो, कि आप अपने विचारधारा प्रकट करो, इतनी ज़ोर से गरजो कि चारों तरफ से बादल ही बादल इकट्ठे हो जाएं और ये बादल घेर घेर घोर गगन, घेर घेर घोर गगन, धाराधर और धाराधर, कि धाराधर लगातार बारिश होने वाली, कि हे बादल आप चारों तरफ से घूम फिर कर इकट्ठे हो जाओ और इतनी मूसलाधार वर्षा शुरू कर दो कि चारों तरफ पानी ही पानी हो जाए। कहने का भाव ये है कि जब प्रकृति के अंदर पानी ही पानी होगा तो प्रकृति में हर प्रकार की खुशहाली आ जाएगी, जनजीवन बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। इस प्रकार से ललित ललित काले घुंघराले, कि आकाश में जो बादल हैं, कवि ने उनको संबोधित करते कहा है कि ये बादल काले रंग के हैं, घुंघराले रंग के हैं, ललित ललित बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, अर्थात बहुत ही साफ दिखाई दे रहे हैं। ये बालों के समान घुंघराले बादल बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना कैसे पाले, कि बच्चों की कल्पनाओं के समान जैसे ये बादल पाले वैसे महसूस होते हैं। और इन बादलों में विद्युत छवि उर्मे, विद्युत का अर्थ होता है बिजली, जैसे आकाश के अंदर बिजली चमक रही है, कवि उसी प्रकार से कहता है कि उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी एक ऐसी बिजली उत्पन्न होनी चाहिए जो कि देश की ओर प्रेरित हो सके। कवि नवजीवन वाले, कवि ने बादलों को नवजीवन की संज्ञा दी है, इसलिए दी है क्योंकि जब बादल वर्षा करेंगे तो पृथ्वी पर पानी ही पानी हो जाएगा, इससे फसल आदि तैयार होगी, पेड़ पौधों में रौनक छा जाएगी और जनजीवन बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तो कवि ने नवजीवन वाले
बादलों को संबोधित करते हुए कहा है कि हे बादल, आपके अंदर जो बिजली इस समय चमक रही है वह आपके उर में अर्थात आपके हृदय में दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके अंदर वज्र भी छिपा हुआ है। वज्र का अर्थ होता है तूफान, क्योंकि जब बादल लगातार बरसना शुरू कर देते हैं तो उससे पृथ्वी पर इतना भयंकर प्रलाप शुरू हो जाता है। जैसे लगातार बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो मनुष्य का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो उनको कवि ने कहा है कि आपके अंदर तो वज्र भी छिपा हुआ है, नूतन कविता फिर भर दो। इस प्रकार से कवि अपने आप को संबोधित करते हुए और मनुष्यों को संबोधित करते कहते हैं कि जो कविता इस समय तैयार की जा रही है, अर्थात मेरे मन के अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वह कविता आप मनुष्य के जीवन में दोबारा से भर दो। हे बादल, आप गरजो और गरज कर इतना पानी ही पानी इस पृथ्वी पर कर दो कि मनुष्य का जीवन खुशहाल बन सके। कहने का मतलब यह है, कवि कहना चाहता है कि हे बादल, आप गरज कर चारों ओर से बादलों को इकट्ठा कर लो और बादलों को इकट्ठा करके मूसलाधार वर्षा शुरू कर दो, क्योंकि आकाश में ये जो बादल हैं ये काले रंग के हैं, घुंघराले रंग के हैं। ये बच्चों की कल्पनाओं के समान पाले गए हैं। आपके हृदय के अंदर जो बिजली छिपी हुई है वह बिजली आप बादलों से तैयार करके और पूरे ब्रह्मांड के अंदर जगमगाहट कर दो, अर्थात रोशनी ही रोशनी कर दो। क्योंकि कवि ने बादलों को नवजीवन वाले बताया है कि आपका जो जीवन है वह नया जीवन है, मनुष्य के लिए एक नए प्रेरणा का स्रोत है। विकल विकल उन्मन थे, उन्मन कि ये बादल बड़े बेचैन थे, बहुत ही उन्मुख थे, परेशान हो रहे थे। उन्मन का अर्थ होता है परेशान होना, क्योंकि बादल लगातार ये सोचने के लिए विवश हो रहे थे कि वर्षा हो या ना हो। अगर वर्षा ज़्यादा हो जाती है तो पृथ्वी पर महाप्रलय मच जाती है, लेकिन यदि बादल साधारण वर्षा करते हैं तो इससे मनुष्य का जीवन बिल्कुल साधारण जीवन बन जाता है, एक अच्छा जीवन बन जाता है। क्योंकि विश्व के निगात इस संसार के लिए निगात का अर्थ होता है सभी प्रकार के मुसीबतों को दूर करने वाले। सकल जन, सकल का अर्थ होता है सभी मनुष्यों के, जन का मतलब प्राणियों के, सभी मनुष्यों के जो दुख हैं, हे बादल आप उनके दुखों को दूर कर दो। क्योंकि आप अज्ञात दिशा से आते हैं और बादल की कोई सीमा नहीं होती, अनंत के घन, अनंत का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा न होना, कि बादलों की कोई सीमा नहीं होती। ये बादल अनंत होते हैं, चारों तरफ से कहीं से भी घूम फिर कर आ सकते हैं। तप्त धरा, क्योंकि यह धरती जो है प्यासी है, इस प्यासी धरती को आप फिर से जल से शीतल कर दो, अर्थात लगातार जब बारिश आएगी तो जो धरती की भूख प्यास है वह शांत हो जाएगी और पृथ्वी पर पानी ही पानी होगा। इससे किसानों का जीवन खुशहाल होगा, पेड़ पौधों का जीवन भी खुशहाल होगा, पशु पक्षियों का जीवन भी खुशहाल होगा, सबको उचित मात्रा में पानी मिल जाएगा। और इस प्रकार से कवि ने बताया है कि आप इस प्यासी धरती को दोबारा से जल से जलमग्न कर दो, जल से फिर शीतल कर दो, कि जल से आप इस धरती को दोबारा से इतना पवित्र कर दो, इतना शुद्ध कर दो कि हे बादल आप गरजो और गरज कर इस धरती को हरा भरा कर दो। कवि ने इस कविता के माध्यम से देश के उन प्राणियों को भी संबोधित किया है जो काफ़ी समय से सोए हुए हैं, जिनके मन में अभी तक देश के प्रति कोई भावना नहीं है। कवि ने उनके लिए कहा है कि हे बादल, आप उन लोगों के मन में भी देश प्रेम की भावना उत्पन्न कर दो ताकि वे जगें और अपने देश के लिए आगे बढ़ें। जो मातृभूमि है, जो परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई है, आप उन्हें जागृत करें ताकि वे प्रेरित होकर अपनी भारत माता के लिए
अपने आप को तैयार करें और सभी भारतवासियों को इससे एक आज़ादी का सुकून मिले। कवि ने अगली कविता के अंदर बताया है कि प्रकृति की सुंदरता किस प्रकार से मनोहर है और वह कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ कवि कहता है कि अट नहीं रही है, अट नहीं रही है अर्थात कम होने का नाम नहीं ले रही है। कि प्रकृति के अंदर फागुन मास जो होता है, फरवरी और मार्च का जो महीना होता है, उसके अंदर इतनी हरियाली छाई होती है कि यह हरियाली कम होने का नाम नहीं ले रही है। कि प्रकृति में इतनी सुंदरता है कि वह अट नहीं रही है, वह कम होने का नाम नहीं ले रही है। आभा फागुन मास की आभा जो है वह फागुन मास की सुंदरता, आभा का अर्थ होता है सुंदरता। फागुन मास की जो सुंदरता है, फागुन मास का जो शरीर है, तन का मतलब शरीर, सुंदरता, वह सट नहीं रही है, वह कम होने का नाम नहीं ले रही है। कवि आगे कहता है कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कि जब प्रकृति में पेड़ पौधे सांस लेते हैं तो उनकी सांस के साथ जो फूल खिले हुए हैं, वे खिले हुए फूल प्रकृति में इतनी खुशहाली पैदा करते हैं, इतना सुगंधमय बना देते हैं कि वे हर घर को शुद्ध कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कि जब पेड़ पौधों से और खिले हुए फूलों से जो खुशबू निकलती है, वह पर करना, बिखेर देना, प्रकृति में इतनी ज़्यादा बिखर जाती है कि चारों तरफ वातावरण जो है वो सुगंध में बन जाता है। तो मैं उस प्रकृति की सुंदरता से आँख हटाने की कोशिश करता हूँ, तो आँख हटा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि प्रकृति की सुंदरता ही इतनी विचित्र है कि उस सुंदरता को मैं लगातार अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ, अपने मन के अंदर मैं उसे समाना चाहता हूँ। ऐसा लगता है जैसे इन प्रकृति की सुंदरता को मैं अपने हृदय में समेटना चाह रहा हूँ, लेकिन यह सुंदरता कम होने का नाम नहीं ले रही है, हट नहीं रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। पत्तों से लदी डाल, क्योंकि जो फागुन मास का जो महीना होता है, उस फागुन मास के महीने में हरियाली इतनी विचित्र होती है, पत्ते इतने ज़्यादा मात्रा में होते हैं, टहनियों से लदे होते हैं कि उन पत्तों के अंदर जब हम सुंदरता देखते हैं तो वे कहीं हरे रंग के पत्ते दिखाई देते हैं, तो कहीं हमें लाल रंग के पत्ते दिखाई देते हैं। इन पत्तों की सुंदरता इतनी विचित्र है कि कहीं पड़ी है उर्मे, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। कि प्रकृति इतनी विचित्र है कि उसके हृदय में, उर का अर्थ होता है हृदय, उसके हृदय में जो फूलों से मंद मंद गंध आ रही है, खुशबू आ रही है, वह इतनी विचित्र है कि पाठ पाठ शोभाश्री की शोभा बहुत ही उज्जवल है, सुगंधमय है। फूलों से जो सुगंध निकल रही है, वह सुगंध कम होने का नाम नहीं ले रही है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता में फागुन मास अर्थात फरवरी और मार्च के महीने का वर्णन किया है। फरवरी मार्च के महीने में प्रकृति में कोई भी स्थान ऐसा नहीं होता है जो खाली दिखाई दे। चारों तरफ पेड़ पौधे, खेत खलियान आदि हरे भरे होते हैं, सुंदरता से भरे होते हैं, फल फूल आदि अपनी सुगंध चारों तरफ बिखेर रहे होते हैं। वातावरण इतना खुशहाल होता है कि कवि का जीवन, मनुष्य का जीवन हर प्रकार से खुशहाली से भर जाता है। इस प्रकार से कवि ने उस समय का इस कविता में वर्णन किया है कि वह सुंदरता अब कम होने का नाम नहीं ले रही है। यह बहुत छोटी ही कविता थी, उत्साह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, और अट नहीं रही है। ये दोनों कविताएं काफ़ी छोटी कविताएं थी। आशा है आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। इनमें से आपने कुछ प्रश्न शॉर्ट आउट करने हैं अपनी तरफ से और उनको आरसी में लिखना है। आशा है आप इस कविता को समझ गए होंगे, और फिर भी यदि कोई आपको डाउट्स हैं तो आप निसंकोच संपर्क कर सकते हैं।
धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।